इसी क्रम में यानी कि मिला के हम लोगों का जो उत्तर का हिमालयी क्षेत्र है यानी पर्वतीय क्षेत्र है और उत्तर का विशाल मैदान, दो भाग हम लोगों ने भारत के जो भू-आकृतिक प्रदेश हैं, तीन मूल भू-आकृतिक प्रदेश हमारे हैं ना, एक तो हमारा पठारी क्षेत्र है, एक हमारा मैदानी क्षेत्र है और एक हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, जिनमें से हम लोगों ने दो के बारे में पढ़ लिया, मैदानी क्षेत्रों के बारे में पढ़ लिया और पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में पढ़ लिया। अल्लाह से हम लोगों ने पूर्वी पहाड़ी वगैरह के क्रम में देखा था, हिमाचल पहाड़ी के बारे में। आज हम लोग प्रायद्वीपीय पठार के बारे में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में कुछ एक चीज़ें आप जानते हैं, मैंने चर्चा भी की है। एक आध चीज़ें जान लीजिए कि इन स्थल खंडों में जो तीन मूल स्थलाकृतियाँ हमारे दिखाई देती हैं, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का पर्वतीय भाग और प्रायद्वीपीय पठार, इनमें अगर हम देखें तो सबसे प्राचीन जो स्थलाकृति है वो कौन सी है? प्रायद्वीपीय पठार। और प्रायद्वीपीय पठार की खासियत रही है कि इसमें कोई भूगर्भिक हलचलें बहुत कम हुई हैं। जब से निर्माण हुआ है प्रायद्वीपीय पठार का, इसकी चट्टानों में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। कुछ एक जगहों को लातूर वगैरह को छोड़ करके कोई भूकंप भी इस क्षेत्र में नहीं आया है। यानी सबसे दृढ़ जो खंड माना जाता है ये प्रायद्वीपीय पठार माना जाता है और सबसे एक तरह से भूकंप से सुरक्षित क्षेत्रों में माना जाता है और सबसे सॉलिड एक तरह से खंड ये के रूप में से जाना जाता है। इसी नाते से उत्खंड के रूप में भी कहा जाता है, ठीक है। कुछ एक बातें सबसे प्राचीन पर बात करेंगे तो कौन है हमारा? प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। अब प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में विभक्त कर दिया जाता है। एक तो प्रायद्वीपीय पठार का जो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ आप देख रहे हैं, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत से, तो जो पूरा प्रायद्वीपीय पठार हमारा है भारत में, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ी, ये प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में विभक्त करते हैं। जो आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी जाती है, ऐसे मैसेज करेंगे विंध्याचल पर्वत श्रेणी और उसके नीचे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ठीक है। इसके ऊपर का जो हिस्सा है बच्चों, यह मध्यवर्ती उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। मध्यवर्ती उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है, जिसमें मालवा का पठार वगैरह आपका आता है, ठीक है। फिर छोटा नागपुर का पठार आप देखेंगे, ये तमाम सारे बघेलखंड वगैरह का जो पठार है, ये सब जो हिस्सा है यह मध्यवर्ती उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के नीचे का जो भाग है वो दक्कन के पठार के नाम से। अब दक्कन के पठार में सब आता है, जैसे पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, दंडकारण्य का पठार, कर्नाटक का पठार, महाराष्ट्र का पठार, ठीक है। ये तमाम सारे हिस्से उसी के अंतर्गत आते हैं। तो समझ आ रही बात ना? यानी कि हम लोग प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में विभक्त करते हैं, एक तो मध्यवर्ती उच्च भूमि और दूसरा प्रायद्वीपीय पठार यानी दक्कन का पठार के नाम से। दक्कन के पठार, ठीक है। दक्कन का पठार कौन सा है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के नीचे वाला हिस्सा, दक्षिण वाला हिस्सा, और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के ऊंचे वाला जो हिस्सा है वो कौन है? मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत आता है। क्लियर है? अब इसी में ही हम लोगों को सारी डिटेल देखनी है और यही जो आगे हमारा पूर्वांचल पहाड़ी की तरफ जो विस्तार हो जाता है, इसका मेघालय वगैरह में चला जाता है, तो यही दक्कन का जो पठार है इसी का आगे विस्तार आपका हो जाता है, ठीक है। तो कुछ एक बातें ये थी, आइए स्टार्ट करते हैं, बच्चों को देखते हैं, फिर समझते हैं। देखिए प्रायद्वीपीय पठार, इसे इंग्लिश में पेनिनसुलर प्लेटू के नाम से जाना जाता है। हिंदी में लिख लीजिए पेनिनसुलर। मान लो अगर पूछ ले कभी पेनिनसुलर, पेनिनसुलर हो जाएगा बेटा, स्पेलिंग मैं बोल दे रहा हूँ। पेनिनसुलर हिंदी में भी लिख लीजिए पेनिनसुलर प्लेटू, और इंग्लिश में अगर करेंगे PENINSULAR, पेनिनसुलर प्लेटू, PLAETUTEAU। ओके, चलो इसमें करते हैं लोग। प्रायद्वीपीय पठार प्राचीन गोंडवाना भूमि का भाग है, प्राचीन गोंडवाना भूमि का भाग है। जो आर्किन काल के
बना त्रिभुजाकार आकृति में, बना त्रिभुजाकार आकृति में उत्तर दक्षिण दिशा में आकृति में है बेटा, त्रिभुजाकार आकृति में है, उत्तर दक्षिण दिशा में इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर, उत्तर दक्षिण में इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर, जबकि पूर्व पश्चिम में इसकी लंबाई या चौड़ाई करिए, वो लंबाई हो गया तो ये चौड़ाई करिए, पूर्व पश्चिम में इसकी चौड़ाई 1400 किलोमीटर है, 1400 किलोमीटर है। इस प्रकार इसका विस्तार 16 लाख वर्ग किलोमीटर है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि में यह भारत का, क्षेत्रफल की दृष्टि में यह भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। यह भारतीय उपमहाद्वीप का, ये तो हो गया सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीनतम भूखंड है, सबसे प्राचीनतम भूखंड है, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीनतम भूखंड है। ठीक है, यह सपाट भूमि सारे समय सभी कालों में, ऐसे कर लीजिए, यह सपाट भूमि सभी कालों में दृढ़ और अगम्य खंड बनी रही है, दृढ़ और अगम्य खंड बनी रही है। इसी कारण इसे उत्खंड, उत्खंड हॉस्ट जिसे कहते हैं इंग्लिश में, HORST, जिस कारण से उत्खंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमेशा किसी भी काल में, चाहे आर्कियोलॉजी, चाहे पोलिटिकल, चाहे मेसोलॉजी, चाहे सेनोलॉजी, चाहे नियोलॉजी, किसी भी काल में बताएंगे तो ये दृढ़ बना रहा है ना। कभी इसमें कोई इस तरह से भूगर्भिक रूप में हलचलें नहीं हुई कि इसकी परत, मतलब जो है परत दर परत बना हो, मतलब बिल्कुल दृढ़ जैसे है वैसे एज बना रहा है। ठीक है, तो ये इस कारण से उत्खंड के नाम से जाना जाता है। विवर्तनिक दृष्टि से शांत होने के कारण प्रायद्वीपीय पठार पर भूकंप आने की संभावना काफी कम होती है। प्रायद्वीपीय पठार पर भूकंप आने की संभावना काफी कम होती है। यद्यपि लातूर और कोयना
लातूर और कोयना के भूकंप इस थ्योरी की पुष्टि नहीं करते हैं। मतलब वहाँ भूकंप आता है, मतलब आए हैं, आता है का मतलब आए हैं, इसका मतलब आता है। भूकंप तो डेली आने वाली चीज है नहीं, कई वर्षों में आएगी, लेकिन हिमालय क्षेत्रों में देखिए रोज भूकंप आ जाता है। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि फिल्मों में आप लोगों ने देखा होगा कि जो हिमालय क्षेत्र में बर्फीले वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर देखते हैं कि बड़े पैमाने पर बर्फ गिरती है, लैंडस्लाइड हो जाती है, या कहिए कि जो बर्फ है ना वो अपने आप गिरती है। फिल्में देखी है ना, बाहुबली मूवी देखी, जिसमें क्या होता है, एवलांच आता है, वो तेजी से बर्फ ऊपर से गिरता है। अब सभी लोग हीरो तो हो नहीं जाएंगे, पेड़ को चीर देंगे, उसकी नाव बनाएंगे, उससे बैठ जाएंगे और पार हो जाएंगे। ये फिल्मों में होता है ना, हम लोग नहीं ऐसा कर सकते। तो ऐसी गतिविधियों के कारण से क्या होता है, वहाँ पर क्यों ऐसा आता है, लॉन्च वगैरह क्यों आता है, तो इसके कई कारण हैं, लेकिन एक बड़ा कारण इसमें है कि हलचल, भूगर्भिक हलचल। जैसे भूकंप आया तो बर्फ नई नई जमी रहती है, सड़क आती है। अब वो चूंकि इतनी ज़्यादा मात्रा में होती है कि अवलांच के रूप में आती है और बहुत बड़े बड़े संरचनाओं को ढक ले जाती है। कई फीट मोटी बर्फ की परत आएगी आपकी, मतलब मीन्स 10, 20, 25, 50 मीटर ऊंची हो सकती है बर्फ की मोटी लेयर, और पूरी सड़क करके ऊंचाई से नीचे की तरफ सड़क कर चली जाएगी। उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग डूब जाते हैं, मर जाते हैं, बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। तो वो भी होता है क्या, भूगर्भिक हलचलों के कारण से भूकंप आते हैं। कभी हॉलीवुड कोई मूवी देखिएगा तो उसमें बताता है कि उनमें कुछ ऐसे नीचे गैस की पाइपलाइन गैसें मिलती हैं तो स्ट्रोक करती हैं, स्ट्रोक करने के कारण से ऐसा होता है। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत आप लोगों ने जो पढ़ा है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, तो उसमें मैंने बताया है, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो में जाके, कि जो आप नीचे जो रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं धरातल के अंदर, वो क्रिया करते हैं तो वो धरातल को नीचे से वो जो लूप बन जाता है, यानी रेडियो एक्टिव तत्व जो है क्रिया करके विस्फोट का कार्य करते हैं। तो धरातल को वो तोड़ने का कार्य करते हैं, उस पर मारते हैं, एक तरह से कहीं फोड़ के निकलने का प्रयास करते हैं, नहीं निकल पाते हैं तो वो झटका देते हैं। झटका देते हैं तो उससे क्या होता है, भूकंप आता है। हमेशा जहाँ वलित पर्वत होगा वहाँ पर ये चीज़ देखने को आपको बड़े पैमाने पर मिलेगी, तब इस पर और चर्चा करेंगे। तो ये बड़ा कारण ये है कि वहाँ पर भूकंप आते हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में ऐसा कुछ नहीं है। इसी कारण से पानी अभाव वाला क्षेत्र है, इसी कारण से तालाब पोखरों में पानी संग्रहित किया जाता है, वही किया जाता है, वही सिंचाई और कृषि कार्यों में लगाया जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र वगैरह में, मध्य प्रदेश वगैरह में, कर्नाटका वगैरह में आप देखेंगे पानी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। इवन तमिलनाडु वगैरह में भी चला जाएगा तो बड़ी बड़ी झीलों में पानी, जो वर्षा का पानी कलेक्ट होता है, उसी पानी को फिल्टर करके पीने के काम में लाते हैं। ये दुर्दशा है वो प्रायद्वीपीय पठारों की, है ना। वहाँ की जो नदियाँ होती हैं खूब पानी बरसता है, और जितने भी जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, चट्टानों की दरारों में पानी भर जाता है, और उन चट्टानों की दरारों से निकलता निकलता पानी उन नदियों के रास्ते पर नदियों में प्रवाह के लिए जाता है। वहाँ की नदियाँ जो है मूल रूप से वही वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुकी हैं, जीर्णावस्था को, बस युवावस्था खत्म हो गए हैं, वो कटान नहीं करती, आधार पर को प्राप्त कर चुकी हैं, वो जमीन को और काटने की क्षमता उनकी नहीं रहती। जैसे कोई पानी जब बहता है एक सीमा से ज़्यादा कटाव नहीं करता, उसके बाद काटना बंद कर देता है, समझ रहे हैं ना। तो वो बिल्कुल दक्षिण भारत की सारी नदियाँ जो अपने बेस तल को प्राप्त कर चुकी हैं, लेकिन यहाँ की नदियाँ बेस तल को नहीं प्राप्त की हैं, तो कांटे पड़ी रहती हैं, कांटे पड़ी रहती हैं, और कांटे रहेंगी तो जहाँ कटान करेंगे आगे जाकर के कहीं डिपोजिट कर देंगे, तो बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करेंगे। और दक्षिण भारत की जितनी भी नदियाँ हैं, जो मोस्टली नदियाँ वो डेल्टा बना चुकी हैं, वो डेल्टा का विस्तार बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रही है, लेकिन एक गंगा यमुना नदियाँ हैं डेल्टा का विस्तार करके चले जा रहे हैं, सुंदरवन डेल्टा बढ़ता ही जा रहा है। ये तमाम सारी चीज़ें हैं आपकी। आइए अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। भूकंप प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, आगे करिए। प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई, प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई 600 से 900, औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है, 600 से 900 मीटर है।
प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट, प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट तथा पूर्व में पूर्वी घाट है। इसका दक्षिणी छोर कन्याकुमारी है। पश्चिम में पश्चिमी घाट है तथा पूर्व में पूर्वी घाट, ऐसे कर लीजिए। पूर्व में पूर्वी घाट, दक्षिण में कन्याकुमारी, पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट है तथा इसका दक्षिणी छोर कन्याकुमारी है। ओके। प्रायद्वीपीय पठार की ढाल, प्रायद्वीपीय पठार की ढाल उत्तर और पूरब की ओर है। प्रायद्वीपीय पठार की ढाल उत्तर और पूरब की ओर है। उत्तर और पूरब की ओर है, जो सोन और चंबल, देखिए बेटा थोड़ा सा समझ लीजिए। सोन और चंबल एक्चुअली है क्या कि ये आपका भारत का हिस्सा है, ठीक है। यहाँ विंध्याचल पर्वत श्रेणी और यहाँ सुंदर पर्वत श्रेणी, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ, ताप्ती और नर्मदा नदियाँ जो है बहती हैं। मैंने बताया था ये मध्यवर्ती उच्चभूमि का हिस्सा है। तो मध्यवर्ती उच्चभूमि का हिस्सा विंध्याचल पर्वत श्रेणी के उत्तर में पड़ा है और ये लेकर के पूरा आपका छोटा पठार तक का हिस्सा, जहाँ तक विंध्याचल पर्वत श्रेणी आपने व्याप्त है वहाँ तक का हिस्सा इधर कहीं इधर का पठार है। ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार ही है बेटा, प्रायद्वीपीय पठार। इसके ऊपर वाले का हिस्सा ढाल इधर होगा। चंबल नदी आप देखते हैं इधर से बहती है, तो चंबल नदी का जो बहाव उत्तर की तरफ जाता है। सोन नदी का भी बहाव है, ठीक है। और बाकी का जो ढाल है वो पूरब की तरफ, ठीक है। बाकी का ढाल पूरब की तरफ, समझ आ गई बात। तो उत्तर कहाँ है, ये जो मध्यवर्ती उच्चभूमि का जो हिस्सा है वो ढलान उत्तर की तरफ है। यानी कि जो मैदानी क्षेत्र हमारे यहाँ पड़ता है, ये मैदान वाला, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी के ऊपर वाला हिस्सा और मैदानों के ऊपर ढलान की तरफ, क्योंकि मैदान ये आपने देखा 600 मीटर से लेकर 900 मीटर ऊंचा होता है ना। तो भाई मैदान से तो ऊंचे रहेगा, तो मैदान से ऊंचा रहेगा, इधर विंध्याचल पर्वत श्रेणी को रोके हुए है, तो किधर आएगा पानी, उसका ढाल उधर बनेगा ना, तो उसका ढाल बन जाता है, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय पठार की अगर ढाल की बात करें तो उत्तर और पूरब में, ठीक है। क्यों, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बाद यानी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बाद का ढाल पूरब की तरफ है और यहाँ का ढाल है उत्तर की तरफ, ठीक है। ढाल को इसी कारण से उत्तर और पूरब कहा है। पूरी संरचना अच्छे से समझ लीजिए। तो जो सोन, चंबल और दामोदर नदियों की दिशा से स्पष्ट है, सोन, चंबल और दामोदर नदियों की दिशा से स्पष्ट है। दक्षिण भाग में इसका ढाल, दक्षिणी भाग में इसका ढाल पूरब, पश्चिम से पूरब की ओर है। दक्षिणी भाग में इसका ढाल पश्चिम से पूरब की ओर है, जो कि महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों की दिशाओं से स्पष्ट है, कि दिशा से स्पष्ट है। पैराग्राफ चेक कर लो बेटा, लिखो विंध्य श्रेणी, विंध्य पर्वत श्रेणी या विंध्य श्रेणी सिर्फ ऐसे कर लीजिए, विंध्य श्रेणी तथा 21 डिग्री से 24 डिग्री, 21 से 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश
21 से 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित 21 से 24 डिग्री अक्षांश के मध्य स्थित नर्मदा एवं ताप्ती या तापी, नर्मदा एवं तापी नर्मदा एवं तापी नदियों के भ्रंश या नदियों की भ्रंश घाटी, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों की भ्रंश घाटी, घाटियां कर लीजिए बहुवचन में, घाटियां प्रायद्वीपीय पठार को दो असमान भूभागों में बांटती हैं, दो असमान भूभागों में बांटती हैं। नंबर 1 मध्यवर्ती उच्च भूमियां, नंबर 1 मध्यवर्ती उच्च भूमियां, दूसरा है दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। अब देखो मध्यवर्ती उच्च भूमि में क्या क्या आएगा, वही जहां पर मध्यवर्ती उच्च भूमि लिखा है आप लोगों ने, उसी के आगे स्पेस हो तो लिख लीजिए, वरना नीचे लाइन बना करके लिख लीजिए कि मध्यवर्ती उच्च भूमि में कौन आएगा। जैसे मालवा का पठार मैंने बताया है ना, तो लिखिए क्या क्या चीजें आएंगी आपकी। मालवा का पठार, अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी, पूर्वी राजस्थान की उच्च भूमि, पूर्वी राजस्थान की उच्च भूमि, बुंदेलखंड का पठार, विंध्याचल एवं बघेलखंड का पठार, विंध्याचल एवं बघेलखंड का पठार, विंध्याचल एवं बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, ये सब बेटा मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब लिखिए दक्कन के पठार के अंतर्गत क्या क्या आएगा। देखिए सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, महाराष्ट्र का पठार, महानदी बेसिन, महानदी बेसिन, दंडकारण्य का पठार, उड़ीसा उच्च भूमि, तेलंगाना ऑब्लिक आंध्रा का पठार, तेलंगाना ऑब्लिक आंध्रा का पठार, तमिलनाडु का पठार, कर्नाटक का पठार, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट आते हैं, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट आते हैं। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि मध्यवर्ती उच्च भूमि में क्या क्या आता है और प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत क्या क्या आता है। ठीक है, ये भाग कल हम लोग क्या करेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार के जो ये अरावली पर्वत श्रेणी से लेकर के आपका मालवा का पठार और मेघालय के पठार तक का हिस्सा जाता है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद में हम लोग दंडकारण्य पठार में जब आ जाएंगे तो तेलंगाना, आंध्रा, ठीक है, दंडकारण्य का पठार, तमिलनाडु का पठार, महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार और जो नदी बेसिस जो हमारी उनके बारे में कितनी से चर्चा करेंगे। क्लियर है?
तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से थोड़ा देख लीजिएगा कि कौन कौन से हिस्से किसके अंतर्गत आते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको अच्छी समझ में जाएगी। ठीक, चलते हैं।